मिलिए हमारे दो दोस्तों से, रमेश और सुरेश। अरे भाई, सुन रहे हो? आज मैं आपको एक गांव की कहानी सुनाता हूं। इस गांव का नाम था हंसमुखपुर। जैसा नाम वैसा गांव। यहाँ के लोग बड़े खुश मिजाज थे। इसी गांव में दो पड़ोसी रहते थे, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। एक का नाम था रमेश। रमेश भाई तो अपने मतलब एकदम मेहनती आदमी। सुबह सूरज को भी वहीं जगाता था। कहता था, चल भाई सूरज, उठ जा, बहुत काम पड़ा है। उसका मानना था कि मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो दुनिया के किसी पिज्जा बर्गर में नहीं। वह अपने खेतों में जी जान लगाकर काम करता था। उसकी फसलें देखकर तो बादल भी खुश होकर बरस पड़ते थे। अब मिलिए दूसरे कलाकार से। इनका नाम था सुरेश। सुरेश भाई का तो अलग ही स्वैग था। उनका मानना था कि काम करना तो गधों का काम है, स्मार्ट लोग तो आराम करते हैं। उनकी दिनचर्या बड़ी सिंपल थी। सुबह देर से उठना, फिर पेड़ के नीचे चारपाई लगाकर लेट जाना और दिन भर सपने देखना। सपनों में वो कभी राजा बनते, कभी शहंशाह। असल जिंदगी में उनके पास एक ही काम था, रमेश की तरक्की देखकर जलना। जब भी वो रमेश के लहलहाते खेत देखता तो मन ही मन कहता, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है और एक मैं हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसे यह समझ नहीं आता था कि किस्मत मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। दोनों की दोस्ती भी अजीब थी। रमेश हमेशा सुरेश को काम करने के लिए समझाता। कहता, अरे सुरेश भाई, कब तक ऐसे ही लेटे रहोगे? चलो मेरे साथ खेत में चलो, थोड़ी मेहनत करो, देखो कितना मजा आता है। पर सुरेश उसकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। वह हंसकर कहता, रमेश तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारी मेहनत पर तालियां बजाऊंगा। आखिर ऑडियंस भी तो चाहिए ना। रमेश अपना सिर पकड़ लेता और अपने काम में लग जाता। गांव वाले भी सुरेश की आलसी आदतों से परेशान थे, लेकिन क्या करते, सुरेश था ही ऐसा, अपनी ही दुनिया में मग्न। रमेश दिन रात एक करके अपने परिवार के लिए खुशियां जुटाता था। उसके घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता। वहीं दूसरी ओर सुरेश अकेलेपन और आलस के अंधेरे में डूबा रहता था। उसे लगता था कि दुनिया की सारी अच्छी चीजें रमेश को ही क्यों मिलती हैं। उसे यह नहीं दिखता था कि उन अच्छी चीजों के पीछे रमेश का कितना पसीना और कितनी मेहनत छिपी है। उसकी सोच बस यहीं तक सीमित थी कि किसी तरह उसे भी बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। और इसी सोच ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से आगे सिर्फ पछतावा ही था। चलिए आगे देखते हैं कि सुरेश भाई क्या गुल खिलाते हैं। अब जरा रमेश के बगीचे की सैर कर लें। अरे क्या बगीचा था, बगीचा नहीं, जन्नत का टुकड़ा था वो। रमेश ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था। उस बगीचे में तरह तरह के फल और सब्जियों के पौधे थे, आम, केले, पपीते और न जाने क्या क्या। लेकिन उस बगीचे की शान थे अमरूद के पेड़। अरे वाह, क्या अमरूद थे! इतने बड़े, इतने मीठे और इतने रसीले कि देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए। जब उन पेड़ों पर अमरूद लगते तो ऐसा लगता जैसे किसी ने हरे हरे मोतियों की लड़ियां लटका दी हों। दूर दूर से लोग रमेश के अमरूदों की तारीफ करते नहीं थकते थे। कहते थे, रमेश भाई तुम्हारे हाथ में तो जादू है। रमेश इन अमरूदों की बहुत देखभाल करता था। सुबह शाम उन्हें पानी देना, खाद डालना और कीड़ों से बचाना। वह पेड़ों से ऐसे बातें करता जैसे वो उसके दोस्त हों। क्यों भाई अमरूद, सब ठीक ठाक, कोई परेशानी तो नहीं? और पेड़ भी मानो खुशी से झूम कर जवाब देते थे। जब अमरूद पकने पर आते तो उनकी मीठी मीठी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उस खुशबू के दीवाने थे। रमेश बहुत दरिया दिल था। वह कभी भी अपने फल अकेले नहीं खाता था। जब भी फसल तैयार होती, वह गांव के हर घर में अमरूद भिजवाता था। उसका मानना था कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ये सब देखकर सुरेश के पेट में तो जैसे चूहे नहीं, डायनासोर दौड़ने लगते थे। वह अपनी चारपाई पर लेटे लेटे रमेश के बगीचे को घूरता रहता। उसकी आंखों में तारीफ नहीं, जलन होती थी। वह सोचता, वाह क्या किस्मत है इस रमेश की, पेड़ भी इसी के बगीचे में फल देते हैं। मेरे यहाँ तो एक पौधा भी ठीक से नहीं उगता। वह यह भूल जाता था कि पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने में मेहनत लगती है, जो उसने कभी की ही नहीं। उसके लिए तो रमेश के मीठे अमरूद उसकी आंखों की किरकिरी बन गए थे। उसे लगता था कि इन अमरूदों पर उसका भी हक है। बस
उसे लेने का तरीका नहीं मिल रहा था। एक दिन रमेश ने अपने सबसे अच्छे पेड़ से कुछ पके हुए अमरूद तोड़े और एक टोकरी भरकर सुरेश के घर ले गया। उसने हंसकर कहा, सुरेश भाई, लो, ताजे अमरूद खाओ, बहुत मीठे हैं। सुरेश ने ऊपर से तो शुक्रिया कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन काला हो रहा था। उसने सोचा, मुझे भीख में 2-4 अमरूद दे रहा है, जबकि पूरा पेड़ इसका है। मैं तो सारे अमरूदों का हकदार हूँ। यही ईर्ष्या और लालच की भावना उसके दिल में धीरे धीरे एक शैतानी योजना को जन्म दे रही थी। उसे अब ये मीठे अमरूद किसी भी कीमत पर चाहिए थे, चाहे तरीका सही हो या गलत। सुरेश ने जब रमेश के हाथ से मीठे अमरूद लिए तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई, लेकिन अच्छी वाली नहीं, एकदम चाइनीज वाली, जो कभी भी फ्यूज हो सकती है। उसने फैसला कर लिया कि अब वो रमेश के बगीचे में डाका डालेगा। रात भर वो अपनी चारपाई पर करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में एक ही फिल्म चल रही थी, मिशन अमरूद। वो मन ही मन खुद से बातें कर रहा था, आज रात मैं दिखा दूंगा कि सुरेश भी किसी से कम नहीं। रमेश सोता रहेगा और मैं उसके सारे मीठे अमरूद तोड़ लाऊंगा। कल सुबह जब वो देखेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। हाँ, उसने अपनी योजना को और पक्का करना शुरू किया। ठीक है, तो रात के 12 बजे के बाद निकलूंगा, तब तक सब सो जाएंगे। गांव के कुत्ते, अरे उनको 1-2 रोटी डाल दूंगा, दोस्त बन जाएंगे। और अगर किसी ने देख लिया तो कह दूंगा, रात में टहलने निकला था, सेहत के लिए अच्छा होता है। उसे अपने ही ख्यालों पर हंसी आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा जासूस है जो एक खतरनाक मिशन पर जा रहा है। उसने यह भी सोचा कि कौन कौन से अमरूद तोड़ने हैं। सबसे ऊपर वाली डाल पर जो सबसे बड़े और पके हुए अमरूद हैं, वही तोड़ूंगा। छोटे मोटे पर मैं हाथ नहीं डालता। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ चोरी का रोमांच था तो दूसरी तरफ पकड़े जाने का डर। अगर रमेश जाग गया तो? अरे नहीं, वो तो दिन भर मेहनत करके घोड़े बेचकर सोता होगा। और अगर मैं पकड़ा गया तो बेइज्जती होगी। अरे थोड़ी बहुत बेइज्जती तो चलती है, अमरूद तो मिलेंगे ना। उसने अपने डर को लालच के कंबल से ढक दिया। उसने घर के कोने में पड़ी एक पुरानी बोरी निकाली और उसे झाड़ पोंछ कर तैयार कर लिया। इसी में भरूंगा सारे अमरूद, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे चतुर इंसान है और उसकी योजना में कोई कमी नहीं है। योजना पूरी तरह तैयार थी। उसने सोचा, मैं बगीचे की पिछली दीवार से जाऊंगा। वहां अंधेरा ज्यादा होता है और किसी की नजर नहीं पड़ेगी। फिर सीधा उस बड़े वाले अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। फटाफट अमरूद तोड़ूंगा, बोरी में भरूंगा और 9-2-11 हो जाऊंगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। उसे अपनी इस फूल प्रूफ योजना पर बहुत गर्व हो रहा था। वह यह नहीं जानता था कि ऊपर वाला सब देख रहा है और आलस और बेईमानी की नाव ज्यादा दूर तक नहीं चलती। वह बस रात होने का इंतजार करने लगा, उस मीठे फल के सपने में खोया हुआ जो उसने मेहनत से नहीं बल्कि धोखे से पाने की ठान ली थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 1 बजाए, सुरेश दबे पांव अपने घर से निकला। आज चांद भी पूरा निकला हुआ था, जैसे सुरेश की चोरी को लाइव देखने के लिए टॉर्च लेकर बैठा हो। सुरेश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, चांद मामा, आज थोड़ा बादलों में छुप जाओ ना, आपके भतीजे का इम्तिहान है। हवा में पत्तों की सरसराहट से भी उसका दिल धक से हो जाता। वह किसी ट्रेंड चोर की तरह दीवारों के सहारे छिपता छिपाता रमेश के बगीचे की पिछली दीवार तक पहुंचा। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन सुरेश जैसे आलसी के लिए तो वो माउंट एवरेस्ट जैसी थी। उसने 2-3 बार कोशिश की, कभी उसका पैर फिसला तो कभी हाथ। आखिरकार किसी तरह गिरते पड़ते वो दीवार फांद कर बगीचे में कूद गया। धम्म की आवाज हुई और वो सीधा टमाटर के पौधों पर जा गिरा। 2-4 पके टमाटर उसकी पीठ पर शहीद हो गए। हे भगवान, ये टमाटर भी आज ही पकने थे, उसने बड़बड़ाते हुए खुद को संभाला। अब वो बगीचे के अंदर था। चारों तरफ मीठे फलों की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन सुरेश की नजरें तो बस अमरूद के उस सबसे बड़े पेड़ पर टिकी थीं। वह धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। कभी उसे लगता कि पेड़ के पीछे रमेश टॉर्च लेकर खड़ा है,
तो कभी लगता कि कोई भूत उसे पकड़ने आ रहा है। डर के मारे उसका गला सूख रहा था। अब असली चुनौती थी पेड़ पर चढ़ना। सुरेश ने जिंदगी में कभी कोई मेहनत का काम तो किया नहीं था। पेड़ पर चढ़ना तो दूर की बात थी। उसने जैसे तैसे पेड़ के तने को पकड़ा और चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो 2 फुट ऊपर चढ़ता तो 4 फुट नीचे फिसल जाता। उसकी सांसें फूल गईं। पसीने से वो तरबतर हो गया। अरे बाप रे, अमरूद तोड़ने में इतनी मेहनत लगती है। इससे अच्छा तो मैं रमेश से मांग ही लेता। लेकिन अब बात इज्जत पर आ गई थी। बहुत मशक्कत के बाद किसी बंदर की नकल करते हुए वो आखिरकार एक मोटी डाल पर बैठने में कामयाब हो गया। अब वो अमरूदों के बिल्कुल पास था। चांद की रोशनी में हरे हरे अमरूद चमक रहे थे। सुरेश की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी अमरूद तोड़ने शुरू कर दिए। वो पके कच्चे, छोटे बड़े, जो भी हाथ में आया सब तोड़ने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई आ न जाए। इसी हड़बड़ी में उसका पैर एक कमजोर डाल पर पड़ गया। कड़ाक की आवाज आई और डाल टूट गई। सुरेश बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ नीचे गिरा। किस्मत अच्छी थी कि वो नीचे घास पर गिरा, इसीलिए ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन उसकी बोरी हाथ से छूट गई और आधे से ज्यादा अमरूद जमीन पर बिखर गए। उसने जल्दी जल्दी जो भी समेट सका समेटा और लंगड़ाता हुआ वहां से भाग निकला। सुरेश किसी तरह लंगड़ाता हुआ अपनी चोरी की बोरी को घसीटता हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाजा बंद करके उसने एक लंबी सांस ली। बच गया। आज तो जान ही निकल गई थी। उसकी पीठ में दर्द था, घुटने छिले हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने अपनी मेहनत की या कहीं चोरी की कमाई को जमीन पर पलटा। ढेर सारे अमरूद उसके सामने बिखरे पड़े थे। हाँ, अब खाऊंगा मीठे अमरूद। रमेश तो सुबह देखता ही रह जाएगा। उसने सबसे बड़ा और सबसे सुंदर दिखने वाला अमरूद उठाया, उसे अपनी कमीज से पोंछा और एक बड़ा सा बाइट लिया। और फिर उसके चेहरे के सारे हाव भाव बदल गए। उसकी आंखें बंद हो गईं, चेहरा सिकुड़ गया और ऐसा लगा जैसे उसे 1000 वोल्ट का झटका लगा हो। थू थू, ये क्या है? अमरूद मीठा नहीं बल्कि इतना खट्टा था कि उसके दांत हिल गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह में नींबू का पूरा बगीचा निचोड़ दिया हो। ये मीठा अमरूद नहीं हो सकता। जरूर मैंने गलत वाला उठा लिया होगा। उसने दूसरा अमरूद उठाया, यह भी उतना ही खट्टा। फिर तीसरा, चौथा, सारे के सारे अमरूद खट्टे। वो इतने खट्टे थे कि उसकी जीभ अकड़ गई और आंखों से पानी बहने लगा। उसका सारा सपना, सारी मेहनत, सब पर खट्टे पानी का छींटा पड़ गया था। अब सुरेश को सारी कहानी समझ में आई। रमेश के बगीचे में 2 तरह के अमरूद के पेड़ थे। एक जिसके अमरूद बहुत मीठे होते थे और दूसरा जिसकी वैरायटी ही खट्टी थी। खट्टे अमरूदों का पेड़ बगीचे के पिछले हिस्से में था, जहां अंधेरा ज्यादा था, और हमारे होशियार चोर सुरेश भाई अंधेरे और हड़बड़ी में उसी खट्टे अमरूद वाले पेड़ पर चढ़ गए थे। उन्हें लगा था कि वो सबसे बड़े और अच्छे अमरूद तोड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो उस पेड़ के सबसे अच्छे खट्टे अमरूद तोड़ लाए थे। मेरी तो किस्मत ही खट्टी है। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। चोरी का रोमांच, पकड़े जाने का डर, पेड़ से गिरना, चोट लगना, ये सब उसने किस लिए सहा? इन खट्टे अमरूदों के लिए। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इससे अच्छा तो रमेश के दिए हुए वो 2 मीठे अमरूद ही थे। कम से कम दांत तो खट्टे नहीं होते। उसे रमेश की मेहनत और अपनी आलस की कीमत समझ आ रही थी। रमेश ने देखभाल करके मीठे फल उगाए थे और उसने बिना सोचे समझे चोरी करके खट्टे फल पाए थे। रात भर वो अपने खट्टे दांतों और टूटे हुए दिल के साथ बैठा रहा। ये उसकी जिंदगी का सबसे खट्टा सबक था। सुबह का सामना कुछ अलग ही था। अगली सुबह रमेश जब अपने बगीचे में टहलने आया तो उसने सब कुछ देख लिया। टूटी हुई डाल, जमीन पर बिखरे हुए खट्टे अमरूद और किसी के घिसटते हुए जाने के निशान। वह एक पल में सारी कहानी समझ गया। उसे गुस्सा नहीं आया बल्कि हंसी आ गई। उसने बिखरे हुए अमरूदों को देखा और मन ही मन बोला, अरे सुरेश भाई, कम से कम सही पेड़ पर तो चढ़ते। रमेश जानता था कि यह काम सिर्फ और सिर्फ सुरेश का हो सकता है। उसने कुछ मीठे अमरूद तोड़े और सीधा सुरेश के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया
अंदर सुरेश डरा हुआ बैठा था। उसे लगा कि जरूर रमेश पुलिस लेकर आया होगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हुए हाथों से उसने दरवाजा खोला। सामने रमेश खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में मीठे अमरूदों की टोकरी थी। सुरेश कुछ बोल पाता उससे पहले ही रमेश ने कहा, क्या बात है सुरेश भाई, रात में नींद नहीं आई क्या? सुना है आजकल लोग रात में बागबानी करने लगे हैं। सुरेश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी नजरें जमीन में गड़ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई बच्चा अपनी गलती पर पकड़ा गया हो। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे भाई, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? तुम्हें अमरूद खाने थे तो मुझसे मांग लेते, मैं क्या मना कर देता। लेकिन तुमने तो गलत पेड़ चुन लिया। बेचारे तुम्हारे दांत बहुत खट्टे हो गए होंगे। यह सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने कहा, रमेश भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और जलन में अंधा हो गया था। रमेश ने उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं सुरेश, गलती इंसानों से ही होती है, बस यह सबक याद रखना। रमेश ने मीठे अमरूदों की टोकरी उसे थमा दी और कहा, लो ये खाओ, ये मीठे हैं। और सुनो, कल से मेरे साथ खेत पर चलना। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और फिर देखना, हमारे बगीचे में इससे भी ज्यादा मीठे फल लगेंगे। सुरेश ने नम आंखों से सिर हिलाया। उसे आज पहली बार किसी की डांट में नहीं, बल्कि प्यार में अपनी गलती का एहसास हुआ था। रमेश की माफी और उसके बड़प्पन ने सुरेश का दिल जीत लिया था। यह सिर्फ दो दोस्तों का मिलन नहीं था, बल्कि एक नई और अच्छी शुरुआत का संकेत था। उस दिन के बाद सुरेश की जिंदगी बदल गई। वह अब सुबह जल्दी उठने लगा। आलस की चारपाई को उसने अलविदा कह दिया था। अगले दिन, जैसा कि रमेश ने कहा था, सुरेश उसके साथ खेत पर गया। शुरू शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसके हाथ पैर में दर्द होता, पसीना आता और सांस फूल जाती। कई बार उसके मन में आया कि सब कुछ छोड़कर वापस अपनी चारपाई पर लेट जाए। लेकिन फिर उसे रमेश का मुस्कुराता हुआ चेहरा और खट्टे अमरूदों का स्वाद याद आ जाता। वह दांत भींचकर काम में लगा रहता। रमेश हमेशा उसका हौसला बढ़ाता। शाबाश सुरेश, लगे रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धीरे धीरे सुरेश को भी मेहनत में मजा आने लगा। जब वह अपने हाथों से लगाए पौधे को बड़ा होता देखता तो उसे एक अजीब सी खुशी मिलती थी। अब वह रमेश के साथ मिलकर खेत की जुताई करता, बीज बोता और पौधों को पानी देता। उसने सीखा कि फसल उगाने में कितनी मेहनत और लगन लगती है। अब उसे रमेश की तरक्की से जलन नहीं, बल्कि प्रेरणा मिलती थी। दोनों दोस्त साथ में काम करते, साथ में खाना खाते और दिन भर की बातें करते। उनकी दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। सुरेश ने जाना कि साथ मिलकर काम करने की खुशी अकेले आराम करने से कहीं ज्यादा है। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। खेत फसलों से लहलहा उठे। बगीचे में पहले से भी ज्यादा फल लगे। इस बार सुरेश ने खुद अपने हाथों से मीठे अमरूद तोड़े। जब उसने पहला अमरूद खाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये अमरूद सिर्फ मीठा नहीं था, इसमें उसकी मेहनत की मिठास भी घुली हुई थी। उसने एक अमरूद रमेश को दिया और कहा, रमेश भाई, यह है मेहनत का मीठा फल। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना। अब बताओ, चोरी के खट्टे अमरूद अच्छे थे या मेहनत के ये मीठे अमरूद? दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। अब सुरेश गांव के लिए एक मिसाल बन गया था। जो लोग पहले उसकी आलस पर हंसते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। उसने यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान चाहे तो अपनी बुरी आदतों को बदल सकता है। उसने सीखा कि किसी की सफलता से जलने की बजाय हमें उससे प्रेरणा लेकर खुद मेहनत करनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत और मीठी होती है। रमेश और सुरेश की दोस्ती इस बात का सबूत थी कि एक सच्चा दोस्त आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ला सकता है। सुरेश की अमरूद चोरी की कहानी अब हंसमुखपुर गांव का नेशनल एंथम बन चुकी थी। शुरू में तो सुरेश को थोड़ी शर्म आती थी, लेकिन फिर वो भी इस कहानी पर हंसने लगा। गांव के बच्चे जब भी उसे देखते तो छेड़ने लगते, सुरेश चाचा, दांत खट्टे हो गए क्या? और सुरेश हंसकर जवाब देता, हाँ बच्चों, हो गए थे,
लेकिन अब मेहनत करके इतने मीठे फल खा रहा हूं कि दांत वापस मीठे हो गए हैं। ये कहानी गांव वालों के लिए मनोरंजन का एक जरिया बन गई थी। जब भी कोई पंचायत या महफिल जमती तो सुरेश के खट्टे अमरूद का किस्सा जरूर छिड़ता। गांव के सरपंच, जो थोड़े मजाकिया थे, ने तो इस घटना पर एक कविता ही बना दी। आलसी सुरेश चला चोरी करने रात में, सोचा भर लाऊंगा मीठे अमरूद हाथ में। चढ़ा गलत पेड़ पर, गिरा भी धड़ाम से, खट्टे अमरूद खाकर बोला हाय राम रे। जब भी सरपंच यह कविता सुनाते पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठता। सुरेश भी सबके साथ मिलकर हंसता। उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपनी गलती सुधार ली है। बल्कि वह खुश था कि उसकी एक बेवकूफ़ी ने पूरे गांव को हंसने का एक मौका दे दिया था। ये कहानी बच्चों के लिए एक सीख भी बन गई। माता पिता अपने बच्चों को समझाते, देखो अगर सुरेश की तरह आलस करोगे और चोरी करोगे तो तुम्हें भी खट्टे फल ही मिलेंगे, और अगर रमेश की तरह मेहनत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में भी मीठे फल लगेंगे। बच्चे भी इस कहानी से जल्दी समझ जाते। गांव में अब कोई बच्चा दूसरे की चीज देखकर जिद नहीं करता था। वे समझ गए थे कि हर अच्छी चीज के पीछे मेहनत छिपी होती है। सुरेश की एक गलती ने पूरे गांव को एक बड़ी और जरूरी सीख दे दी थी। इस तरह सुरेश का मिशन अमरूद, जो एक चोरी की घटना थी, एक हास्यपूर्ण और शिक्षाप्रद लोककथा में बदल गई। रमेश और सुरेश की दोस्ती गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते, दोस्त हो तो रमेश जैसा, जो गलती पर पर्दा न डाले बल्कि सही रास्ता दिखाए। और सुरेश के बारे में कहते, इंसान हो तो सुरेश जैसा, जो अपनी गलती माने और खुद को बदल दे। गांव में अब जब भी कोई किसी को किसी काम में हरा देता या उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता तो सब हंसकर कहते, अरे वाह, तुमने तो उसके दांत ही खट्टे कर दिए। और सबको सुरेश और उसके खट्टे अमरूदों की याद आ जाती। तो भाइयों और बहनों, इस पूरी कहानी का लबोलुआब क्या है? इस कहानी से हमें एक बहुत पुराना और मजेदार मुहावरा सीखने को मिलता है, दांत खट्टे करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या नींबू चूसना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने सुरेश के साथ देखा, जब उसने बड़ी उम्मीदों से अमरूद खाया तो वह बहुत खट्टा निकला। उसकी सारी उम्मीदें, सारा उत्साह, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। उसे बहुत निराशा हुई और उसका मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। बस यहीं से इस मुहावरे का मतलब निकलता है। दांत खट्टे करना का सीधा साधा मतलब है किसी को बुरी तरह हरा देना या पराजित कर देना। जब आप किसी को किसी मुकाबले में, किसी लड़ाई में या किसी बहस में इतनी बुरी तरह हराते हैं कि उसकी सारी हेकड़ी निकल जाए, उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाए, तो कहा जाता है कि आपने उसके दांत खट्टे कर दिए। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच में विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए, या जैसे उस छोटे से पहलवान ने अपने से दोगुने बड़े पहलवान के दांत खट्टे कर दिए। यह किसी की उम्मीदों को तोड़कर उसे हताश और निराश कर देने जैसा है। हमारी कहानी में किस्मत और सुरेश की अपनी बेवकूफ़ी ने मिलकर सुरेश के ही दांत खट्टे कर दिए। वह गया तो था रमेश को सबक सिखाने और मीठे अमरूद चुराने, लेकिन हुआ क्या? उसे मिले खट्टे अमरूद, चोट और शर्मिंदगी। उसकी सारी योजना, सारा घमंड सब मिट्टी में मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि खट्टे अमरूदों ने सुरेश के दांत खट्टे कर दिए। इस मुहावरे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई बहुत उम्मीदों के साथ कोई काम शुरू करे और उसे उसमें बुरी तरह असफलता मिले। यह एक तरह से किसी के घमंड को चूर चूर कर देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगली बार जब आप किसी को कहें, मैंने उसके दांत खट्टे कर दिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उसे नींबू खिलाया है। इसका मतलब है कि आपने उसे किसी काम में बुरी तरह से पछाड़ दिया है। ये एक बहुत ही मज़ेदार और असरदार तरीका है अपनी जीत को बताने का। और हमेशा याद रखिए, आलस और बेईमानी के रास्ते पर चलेंगे तो एक न एक दिन आपके खुद के दांत ज़रूर खट्टे हो जाएंगे। लेकिन अगर मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुनेंगे तो ज़िंदगी आपको हमेशा मीठे फल ही देगी, बिल्कुल रमेश के अमरूदों की तरह। तो हंसते रहिए और मेहनत करते रहिए।